नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर बार बार हर बार और हर क्लास में बताया जाता है कि संडे, जी हाँ दोस्तों, हर रविवार को यहाँ पर करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास जो है चलाई जाती है। क्योंकि ये जो क्लास होती है ये आपके बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों की क्लास होती है। यहाँ पर केवल उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लाया जाता है जो पिछले प्रश्नों को, जैसे मान के चलिए कुछ ऐसे प्रश्न जो करंट अफेयर से संबंधित हैं और विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम्स में जो कई राज्यों के स्टेट पीसीएस एसएससी एग्जाम्स या इस तरह के जो एग्जाम्स है उसमें पूछे जा चुके हैं। तो उनका जो है एक क्या कहते हैं, मॉडल वहां से लेकर के यहाँ पर उन प्रश्नों को लाया जाता है जिसके संबंध में आप यहाँ पर ऐसी तैयारी कर सकें कि जिससे जो प्रश्न आए तो आप इस क्लास में ऑलरेडी पढ़े। ठीक है, इतना मैं कह सकता हूं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्लास जो है प्रश्न में लाने वाला हूं, जो लगभग लगभग आज 300 प्रश्न तक हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसलिए मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, अगर आप नहीं देखें देख लीजिए। और जब तक आप लोग की यहाँ पर, जैसे अभी सितंबर में 17वीं बीपीएससी की परीक्षा प्रस्तावित है भैया सितंबर में। उसके बाद अक्टूबर में आप लोग का यहाँ पर यूपी पीसीएस है। उसके बाद इसी अक्टूबर में तमाम जो है एसएससी एग्जाम्स, अक्टूबर नवंबर में तमाम एसएससी एग्जाम्स हैं। फिर दिसंबर में आप लोग का आरओ होना है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ भी आप जान चलिए दिसंबर के आसपास ही आएगा, उससे पहले उम्मीद मत करिए, तो मैंने बताया भी हुआ। तो इन सारे तैयारियों के लिए भी यहाँ पर करंट अफेयर जो जरूरी है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। और पिछले एक साल का, जी भैया मेरी क्लास में आप लगभग एक साल का जो है पूरा यहाँ पर तैयारी कर रहे होते, तो इसके लिए इधर उधर भटकिए मत। और मैंने आपसे इस क्लास को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट फिर बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको बहुत अच्छा तरीका ये है कि रोज 1 घंटा पढ़ो और हफ्ते में एक दिन रिवीजन करो और कोई एक यूट्यूब चैनल सही से फॉलो करो जो तुम्हें लगे कि ये सही है। दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और करंट अफेयर्स जब भी पढ़ें तो डिटेल में पढ़ें, वन लाइनर ना पढ़ें, क्योंकि वन लाइनर करंट अफेयर्स आपको परीक्षा में दुविधा में डाल देता है। ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए भैया इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हो, देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों के खजाने में। तो पहला प्रश्न भैया यहाँ पर आप लोग के सामने ये है। जी भैया, आप देखिए पेटेंट संशोधन अधिनियम 2024 आया। आप देखो मैं क्यों करा, पेटेंट पर प्रश्न जो है यूपी पीसीएस यूपी पीएससी आरओ में पेटेंट संबंधी प्रश्न आया था। अब वो करंट अफेयर से आप जोड़ दीजिएगा कि किससे, देखिए तो अभी 2024 में आया है, पेपर पुराना हुआ था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखिए किस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं डायरेक्ट। क्योंकि इसीलिए कहता हूँ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर तुम अध्ययन करोगे तो तुम मेरे क्लासेस को देखने के बाद कहोगे कि हाँ सर, अगर कहते हैं कि ये चीज पढ़ने की जरूरत है तो वास्तव में जरूरत है। क्योंकि आप देखिए प्रश्नों को जाकर के कितने डायरेक्ट बेस्ड, कितने जो है फॉर्मूला मत क्या कहते हैं थ्योरेटिकल एनालिसिस बेस्ड प्रश्न आपसे पूछता है। तो आपको ये जब प्रश्नों को करेंगे तब आप खुद ब खुद समझेंगे कि क्यों मेरी बातें हवा हवाई हैं या जमीनी हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इस लाइन को मैं हमेशा यूज करता हूँ, क्योंकि कहने को बहुत सी बातें सब कहते हैं, लेकिन उस बातों की प्रैक्टिकबिलिटी कितनी है वो मैटर करता है अंतिम में। क्योंकि जितना प्रैक्टिकल होगा उतना हमें एग्जाम में फायदा देगा, मुझे इतना साफ पता है। तो यहाँ पर भैया समय सीमा बढ़ा दी गई है, 10% की कमी की गई है। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने लोगों ने क्या, केवल बी यानी कि केवल दो इसका सही जवाब होगा। यानी कि जो यहाँ पर समय सीमा बढ़ा दी गई ये गलत है, जबकि यहाँ पर 10% की कमी की गई ये सही है। आइए थोड़ा सा डिटेल में, मैंने फिर कहा ना वन लाइनर नहीं पढ़ना। आइए क्या, देखिए दरअसल वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर। कितने भैया, 40वें। नवाचार क्या होता है, नवाचार मतलब जहां नई चीजों को जो है लाया जाता है, ठीक है। देखो नए नियमों के जरिए पेटेंट परीक्षण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की समय सीमा, जो अनुरोध वो क्या 48 महीने जो थी उसे अब घटाकर 31 महीने कर दी गई है, ठीक है। तो यानी कि अब कितना, जो वहां तक बढ़ा दी गई, बढ़ाई नहीं गई भैया, यानी कि अब 31 महीने में आपकी जो अनुरोध प्रस्तुत करने की सीमा घटा दी गई है। शुल्क में कमी, जो 10% की कमी है उससे क्या, उसे आप जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम भुगतान करने पर ही दिया जाएगा। मतलब ये छूट आपको तब दी जाएगी जब आप इस अर्हता को फॉलो करेंगे। प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार से घटाकर प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार कर दिया गया है, यानी कि जो शुल्क था। और भारत ने प्रति 1 मिलियन जनसंख्या पर 34.4 पेटेंट दर्ज किए हैं, जबकि साउथ कोरिया द्वारा कितना, 1 मिलियन पर 4,037, जापान द्वारा 2,579 और यूएसए द्वारा 1,806 पेटेंट क्या नाम है जारी किए गए हैं।
तो यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा सकता है कि पेटेंट के मामले में प्रति जनसंख्या के दर में कौन सा देश टॉप पर है, तो साउथ कोरिया। टॉप थ्री हो गए। भारत में कितना है, ये प्रश्न आ जाए तो आप गलत नहीं करोगे। नए नियमों में क्या सुधार किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये सूचकांक की बात जो 132 में 40वें स्थान पर है, तो यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न डायरेक्ट तैयार होते हैं। ठीक है, एक तो मैंने वहां बता दिया, ये बता दिया, अब तुम जान लो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग ऐसे इसके संबंध में पहले भी मैं एक दो प्रश्न ला चुका हूं कि पेटेंट को लेके विश्व में भारत की क्या स्थिति है। तो आप अगर उन सारी, फिर कह रहा हूं ना, करंट अफेयर्स को तुम्हें बस वीकली पढ़ना है। मैं कह रहा हूं ना, मेरी क्लास वीकली पढ़ो, इतना कुछ पढ़ा दूंगा कि तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इधर उधर भटकने की। उन्नति 2024 का उद्देश्य क्या है, जी भैया ये बताइए, उन्नति 2024 का उद्देश्य क्या है। आपके सामने यहाँ पर सारी चीजें दी गई है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए ध्यान से। और देखो भैया, अगर क्लास अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, और साथ ही साथ देखो यहाँ पर यूपी पीसीएस की प्रैक्टिस क्लासेज आप लोग के चलती है। ठीक है, उसके बाद आर ओ, ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर 70वीं बीपीएससी परीक्षा होने वाली, 17 बीपीएससी, उसकी भी यहाँ पर क्लासेज आप लोग के लिए चलाई जा रही है, जो रोज शाम को 4 बजे चलती है। तो भैया करो, कुछ करो, करने से होगा। ठीक है, बार बार कहता हूँ, करने से होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या इसका सही जवाब दिया, तो भैया ये देखो, इसका सही जवाब होगा ए। क्या होगा, ए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों का विकास एवं रोजगार सृजन करना। ठीक है, उन्नति का ये। आइए पहले उन्नति का फुल फॉर्म देखते हैं। उन्नति का फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव औद्योगिकीकरण योजना, जिसे उन्नति कहते हैं, 2024 है। इसकी अधिसूचना मतलब 10 वर्षों तक, देखो 10 वर्षों तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जो है फाइनेंस किया जाएगा, और इसके लिए क्या, 8 वर्ष की एक प्रतिबद्ध देयता भी होगी। ठीक है, प्रतिबद्ध देयता क्या है, अगर आपके सामने आए तो मतलब किसी सप्लाई ऑर्डर, जारी किए गए कॉन्ट्रैक्ट आदि का मूल्य होता है जिसे अभी तक भुगतान नहीं किया गया हो। मतलब कुछ ऐसा चीज जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका हो, सारी चीजें दी जा चुकी हो, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो प्रतिबद्ध देता है कि हमें ये पैसा आपको देना है, हम देंगे, ये आप जाने रहिए। तो वो प्रतिबद्ध मतलब आप उसको देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, और देखो इसमें ये उन्हीं को होगा जो सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण की अनुमति के बाद से 4 वर्षों के भीतर उत्पादन या काम काज शुरू करना है। मतलब अगर आपने इसके अंतर्गत अगर आप लाभ पाना चाहते हैं तो आपको 4 साल तक का समय दिया जाएगा, भैया 4 साल में आप काम शुरू करिए, वरना बोल दो क्या होता है ना, हम फैक्ट्री लगाएंगे, हम करेंगे, फिर गायब, पता ही नहीं लगता वो कहाँ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, हाँ। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 का लक्ष्य क्या है, बताइए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए, बताइए क्या होगा। काफी जोरदार हमला था आज शरीर पर। चलिए बताइए भैया, इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पता है, देखिए इस समय आपकी बजट में भी, अच्छा हाँ देखो, बजट से मुझे याद है, बजट 2024-25 को लेकर के मैंने एक पिछले वीक जो है करंट अफेयर्स क्लास में मैंने पूरा केवल बजट स्पेशल करंट अफेयर्स क्लास लाया था। उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वो बजट आपको पूरे साल काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए भैया बताइए, ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं लग रहा आप पेपर उठा के देखिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, इनमें से कोई नहीं, जी भैया इनमें से कोई नहीं सही है। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्या है। जब पढ़े रहोगे, देखो इसीलिए भैया मेरी आदत नहीं, वन लाइनर में कभी पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि एग्जाम्स में वन लाइनर नहीं पूछ रहा, तुम वन लाइनर पढ़ के अपने आप को बेवकूफ क्यों बना रहे हो। डिटेल में पढ़ोगे तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा ना, चीजों का एक समझ आएगी, और जब समझ हो जाएगी तो प्रश्न तुम्हें खुद ब खुद दिमाग में घर बना लेते हैं। घर बनाने के लिए पहले प्लानिंग होती है ना, तो ये प्रश्नों का जब मैं बता रहा होता है ये तुम्हारे दिमाग में पूरा बैठ रहे होते हैं। ठीक है, वो तरीका होता है। देखो ये 4 महीने की अवधि के लिए लाया गया, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक है, फाइनली जो है खत्म हो चुका है। इसमें जो है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए जो है कोशिश की गई है। इसमें 3.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों, कितने, 3.72 को जो है सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 2 व्हीलर 3.33 लाख और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर 0.38 लाख, कितने, 0.38 लाख होंगे। ये केवल जो व्यवसायिक उद्देश्यों से, यानी कि क्या कॉमर्शियली पर्पज के लिए जो होंगे उन्हीं पर लागू होगा। आप पर्सनली यूज करना चाहते तो उसके लिए नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले होंगे, मतलब जो खरीदेंगे, उन्हें सीधी छूट दी जाएगी, किस प्रकार की, कि उन्हें जो है वाहन की बैटरी क्षमता के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। मतलब
मतलब उस वाहन की बैटरी क्षमता कितनी है वो, जैसे कि प्रति किलोवाट घंटे पर 5,000 रुपए की छूट जाएगी। कितनी? प्रति किलोवाट घंटे की आपकी बैटरी की क्षमता पर 5,000 रुपए की छूट दी जाएगी। तो जितना बढ़ता जाएगा छूट की सीमा उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, समझ गए? देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारे। अब तुम्हें ये सब बहुत चुनी, ऐसा नहीं है किसी भी चीज को जवाब बहुत सारे पॉइंट्स हो, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स आपसे मतलब की नहीं है। आपसे एग्जाम से बहुत डायरेक्ट बेस्ड चीजें पूछी जाती हैं कि आपको बस एग्जाम क्वेश्चन में आपसे, देखिए आयोग क्या जानना चाहता है, आपको पता है कि नहीं है, आप पढ़े हो कि नहीं हो, आप मतलब जो है ये सारी चीजों की जो अभी हाल फिलहाल की चीजें जिस पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है, क्योंकि अंतिम में आपको गवर्नमेंट के साथ काम करना ना, तो आप बस दिमाग में ये चलाइए कि गवर्नमेंट क्या इस प्रोजेक्शन क्या है वो इंपॉर्टेंट है, उस चीज पे हमें फोकस करना है। बस यही चाहता है आयोग आपसे, अब फालतू इधर उधर चीजें नहीं। किन्हें सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी, देखो ये अभी मैं बताऊंगा ये होते क्या है, जारी करने की अनुमति दी है। यहाँ पर देखिए हर वो टर्म्स को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जो टर्म्स यहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चे इससे हो सकता है कि इस वर्ड से जानकारी ना हो, तो उन्हें भी यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डी ए तथा बी दोनों, जी भैया आइए जानते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे आप टोल संग्रह हो गए, आप टोल प्लाजा जाते हो वहां पर करते हो, पार्किंग का पैसा होगा, ये सबसे संबंधित ऑटोमेटेड गैर कलेक्शन एप्लीकेशन होगी। मतलब आप फास्टैग जानते हो, वो चीजें हैं। फास्टैग में क्या होता है, आप गए आपके वॉलेट में पैसा होता है, आप गए वहां से वो स्कैन किया, आपके वॉलेट से पैसा कट गया, आपके ऑटोमेटेड कलेक्शन हो गया कि नहीं, वो अपने आप हो गया। उसका देखो ऐसे भुगतान इंस्ट्रूमेंट्स अब होते क्या, प्रीपेड देखो मैं बता रहा हूँ, जिसमें जमा धनराशि के बदले वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है। मैंने बताया ना, मतलब आपने ऑलरेडी पैसा जमा किया हुआ, उसने स्कैन किया, पैसा कट गया, आपको जो सुविधा वस्तु चाहिए थी वो मिल गई। ठीक है, एक स्मार्ट कार्ड, इंटरनेट वॉलेट आदि के रूप में जारी किए जाते हैं। जी भैया आप जानते हैं कई तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक माह में अधिकतम 50,000, जी भैया कितना, अधिकतम 50,000, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, यहाँ से एग्जामिनर चाहे बना सकता है। ठीक है, कि लोडिंग की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर ये भी कह रहा है ये जो है अलग अलग सीमा के अधीन होगा। ये 50,000 तो होगा अधिकतम, लेकिन सबको 50,000 नहीं मिलेगा, किसी को कम भी मिल सकता है उससे, लेकिन 50,000 ज्यादा की सीमा नहीं होगी। मतलब मान चलिए से एसबीआई में 50,000 होगा तो किसी अन्य में 50,000 यदि ना हो उसमें 20,000 हो सकता है। तो ये जाने रहना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, पीएम सूरज पोर्टल, देखिए भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस संबंध में किया है बताइए। आप देख लो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर उठा के देख लो, ऐसे पोर्टल संबंधित एप्लीकेशन बेस्ड या फिर कुछ ऐसी चीज जो न्यूज में रही हो खास करके, या फिर जो है जो आजकल पर्यावरण संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न बहुत उठा रहे हैं, तो इन सभी चीजों को ही यहाँ पर एग्जाम जो आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो इन सब करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से टच कर रहे हैं, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उन जरूरी पॉइंट्स को जहां से प्रश्न बन सकते हैं, तो वही सब आप मेरी क्लास में पाएंगे, बस वही सबको। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ए जवाब दिया है, वंचित वर्गों को ऋण प्रदान करने के लिए। ठीक है, आइए जानते हैं। सामाजिक प्रधानमंत्री, तो सूरज का फुल फॉर्म देख लो, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है पीएम सूरज का। देखो ये वंचित वर्गों को ऋण प्रदान, जो भी वंचित वर्ग में बहुत सारे लोग आते हैं, ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये सारी चीजें की जाएंगी। 1 लाख उद्यमियों को, देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कितने को यहाँ पर जो है सुविधा या लक्ष्य प्रदान किए, लक्ष्य रखा गया है, तो 1 लाख को जो है ऋण सहायता। देखिए उन्हें जो है बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों के जरिए ऋण प्रदान किया जाएगा। मतलब 1 लाख लोगों को ऋण दिया जाएगा, ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन किन किन लोगों को ऋण दिया जाएगा और कैसे कैसे दिया जाएगा, तो भैया बैंक के जरिए, गैर बैंकिंग जरिए, सूक्ष्म वित्तीय जो आपके माइक्रो क्या नाम इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या अन्य संगठन जो ऐसे कार्य करते हैं उनके जरिए ये जो है क्या नाम है, इसके जरिए जो है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ से देखिए 3-4 पॉइंट्स आपके यहाँ से निकल गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए, वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी बताइए। करंट अफेयर्स मैं हमेशा कहता आया हूं और हमेशा कहूंगा, करंट अफेयर्स कभी भी रटो मत। जैसे आप न्यूज पढ़ते हो, न्यूज को क्या करते हो, आप पेपर खोल के उसे पढ़ने बैठ जाते हो, तो क्या उसे रटने की कोशिश करते हो, नहीं, आप उसे आत्मसात करने की कोशिश करते हो कि हाँ अच्छा ये हुआ था, हाँ वो हुआ था, वो हुआ था, ये हो गया, तुम एक बार पढ़ लिए, एक रीडिंग कर लिए, तो तुम्हें उस चीज का ज्ञान हो गया कि हो गया। अब तुम्हें क्या करना है यार, वीक में मैं एक दिन करंट अफेयर्स क्लास लेकर आता हूँ, कितना, एक दिन, और मुश्किल से 25-30 प्रश्न से ज्यादा लाता भी नहीं, क्योंकि बहुत लंबी क्लास मुझे नहीं करनी होती है। ठीक है,
ओके, तुम क्या करो, इसी 25-30 प्रश्न को 2 बार केवल जो है वीक में पढ़ लो, और कुछ नहीं करना, 2 बार पढ़ लो। 2 बार पढ़ने क्या है, अभी क्लास होगी पढ़ लिए, 2 दिन बाद जो है ऐसे बैठो, घूम टहल रहे हो, या इसमें यूट्यूब में ऑप्शन होता है ना, उसे 2 गुने स्पीड में तुम देख लो, मुश्किल से 20-25 मिनट या आधे घंटे में खत्म हो जाएगी क्लास, ठीक है। फिर रुक जाओ, फिर क्लास आने वाला है, अब संडे आने वाला है, शनिवार तक एक बार और देख लो। तो यानी कि भैया अगले 5 दिनों में तुमने उसे 2 बार पढ़ लिया, इसी 2 गुने स्पीड पे। तुम बहुत नोट्स ना बनाओ, बहुत सारी कलाकारियां कुछ मत करो, केवल अगर यही कर लिए ना तो चीजें आत्मसात हो जाएंगी, ये चीज जाने देना। तो भैया वोकल फॉर लोकल की शुरुआत यहाँ पर किसने की है, तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर नीति आयोग जवाब दिया है, क्या नीति आयोग जवाब दिया, वो सही कर ले, ठीक है। यहाँ पर देखो, उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। ये जो है पहला आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया। आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम आपको पता है ना, कि 27 राज्यों में 500 जो है जगहों को चुना गया है। इसमें देखो आपका जो जीईएम पोर्टल होता है, आपको पता है, जहाँ पर गवर्नमेंट से खरीदारी करते हैं, वहां पर एक आकांक्षा विंडो भी शुरू किया गया है, जिसमें आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में शामिल 500 ब्लॉक से अधिक स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को, स्थानीय वो ब्लॉक्स के स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए कहा निर्मित किया गया है। ये 27 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके 500 ब्लॉक आपके चुने गए हैं। ये जाने रहे, क्योंकि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का एक क्या कहते हैं प्रायोरिटी बेस्ड प्रोग्राम है इस समय, ठीक है। तो इसलिए इस बारे में पता होना चाहिए। समझ गए ये क्या था वोकल फॉर लोकल किसने किया। ये देखो कितना न्यूज में, चाहे यूपी हो चाहे जहां हो, खास करके जो अभी करंट गवर्नमेंट की जो पार्टी है उसके संबंधित राज्य में इसको तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो भैया ध्यान से पढ़ो, क्योंकि दोनों जहां जहां पेपर है, सेंटर हो चाहे स्टेट हो चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, सब जगह भैया उन्हीं गवर्नमेंट है। तो ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये बहुत चांसेस रखते हैं, ठीक है। इससे संबंधित हर एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर कहता हूँ ना, तुम्हें चुनना चाहिए, तुम्हें हर प्रश्न को देके खुद एक दिमाग में आ जाना चाहिए कि अरे यार ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। खुद ब खुद होते देखो कि उसके लिए एक जरूरी चीज है ना, मैं बार बार कहूँ, उसके लिए एक जरूरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझना। जितना तुम इसे समझोगे उतना चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्रालय ने निवेशक सूचना और विश्लेषण मंच शुरू किया है। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये है, जैसे आप जिंदगी में कुछ लोग एक ही बार प्यार करते हैं, कुछ लोग कई बार प्यार करते हैं। जो कई बार प्यार करते हैं उनके लिए क्या होता है, अपना पुराना प्यार जो है एक सीख की तरह होता है कि मुझे ये गलती अब नहीं करनी जिससे मेरा टूटा था, या मुझे इसमें इतनी ही बात करनी, वो उतनी बात करती है। सेम वैसे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, जो बताता है भैया इतना ही पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इन्हीं चीज़ों पर फोकस करो, तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 100% ना लव में कोई परफेक्ट होता है, ना पेपर में कोई 100% क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए, वरना तुम गलतियां करके आ जाते हो, तुम्हारे सही क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हो, नेगेटिव मार्किंग का तो जमाना चल ही रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब आईआईटी मद्रास दिया, क्या आईआईटी मद्रास जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर लीजिए। देखिए यह स्टार्टअप्स के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम कर, कैसे स्टार्टअप्स के लिए किस प्रकार वन स्टॉप शॉप, मतलब यहाँ पर आप रुक करके काफी सारी चीजों को देख सकते हैं। इसके हिसाब से जो स्टार्टअप वेंचर कैपिटल, ठीक है, निवेशक नेटवर्क, सरकारी योजनाओं आदि तक निर्बाध पहुंच बना सकते हैं। मतलब जो कुछ भी स्टार्टअप के लिए जरूरी है, चाहे प्राइवेट से चाहे सरकारी से चाहे किसी भी चीज के लिए आपको जरूरी, तो यहीं से आप जो है इसे पा सकेंगे। इसमें जो है एक चीज और जोड़ी गई, स्टार्टअप जीपीटी, स्टार्टअप जीपीटी जोड़ा गया है, जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। समझ गए? क्लियर? तो ये आईआईटी मद्रास की सहायता से कि इसकी जो है ने जो है निवेशक सूचना विश्लेषण मंच शुरू किया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नाम जान लिया करो, वो नाम भी इंपॉर्टेंट है, वरना डायरेक्ट नाम पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज मत होना। वरना मैं देखो, मैं प्रश्न अलग तरीके से डिजाइन करता हूँ, एग्जामिनर प्लस प्रश्न अलग तरीके से डिजाइन करेगा, लेकिन तथ्य यही काम आएंगे। तो इसलिए इन तथ्यों को समझो। इसलिए जब मैं पीछे हटता हूँ तो मैं प्रश्न तुम्हें पढ़ने देता हूँ। क्यों पढ़ने देता हूँ? क्योंकि तुम पढ़ो, तुम उसे आत्मसात करो, क्योंकि प्रश्न पढ़ के जब गलती करोगे तो दिमाग में वो घर बना लेता है कि मुझसे गलती हुई है। इंसान एक जाने छोड़ो, इंसान के अंदर एक बाई बर्थ एक चीज होती है कि उसे अपनी गलतियां तुरंत दिख जाती हैं, लेकिन एक इंसान आगे बढ़ जाता है, एक इंसान उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। तो जो आगे बढ़ जाता है वो अपने आप को तो आगे बढ़ा रहा होता है, लेकिन अगर गलतियों को नहीं सुधार रहा होता तो जीवन में पीछे जा रहा होता है।
तो जो उसे दिख रहा होता होता नहीं, और जो सुधार रहा होता है उसे कहीं ना कहीं लग रहा है यार ठीक है आगे से नहीं होगा, लेकिन सुधार रहा होता है ना वो उनसे ज्यादा तेजी से आगे जाएगा। ये कभी नोटिस कर लीजिएगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल चीजें, हमेशा कहता हूँ ना प्रैक्टिकल में जियो यार, अंधे में बनकर मत जियो। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के, ठीक है भैया, कौन सा दर्जा दिया गया आपको पता है ना, तमाम तरह के आपको यहाँ पर देखते हो कि डायरेक्ट बेस प्रश्न है, बताइए। आपको पता है मिनी रत्न, नव रत्न, ठीक है, ऐसी जो है यहाँ पर श्रेणी के अंतर्गत आपको दी जाती है, महारत्न, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां होती हैं जो सरकार द्वारा जो है उन्हें दर्जा दिया जाता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि वो कहाँ कहाँ काम कर रही हैं, कितना मुनाफा हो रहा है पिछले 3 सालों, 5 सालों, 10 सालों में किस प्रकार से वो कर रही हैं। तो कई चीज़ों की इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, तो इसके आधार पर डिपेंड करता है। तो भैया जो इन्हें चुना गया है वो आपके मिनी रत्न श्रेणी प्रथम में चुना गया। आइए पहले देखते हैं मिनी रत्न श्रेणी प्रथम और द्वितीय में अंतर है क्या। तो देखो भैया प्रथम में कौन आते हैं, प्रथम में ये पॉइंट है और द्वितीय में आपका ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना, प्रथम में क्या है कि पिछले 3 वर्षों से लगातार उसे लाभ हो, पूर्ण लाभ 3 वर्षों में कम से कम एक वर्ष में 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, और पॉजिटिव नेटवर्थ की स्थिति, नेटवर्थ मतलब उसका जो एग्जैक्ट है, मतलब सब काम करने के बाद घटाने उठाने के बाद जो उसके पास बच रहा हो उसकी जो वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव में ना हो, ठीक है। और 3 वर्षों में कम से कम एक वर्ष में 30 करोड़ है उससे अधिक का उसे क्या है, मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। द्वितीय श्रेणी में कौन से आते हैं, जो 3 साल से लगातार मुनाफा कमा रहे हो, चलो पॉजिटिव नेटवर्थ की स्थिति होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, सरकार को दे किसी भी पुनर्भुगतान या ब्याज भुगतान में कोई चूक ना हुई हो। मतलब आपको पता है ना जो ये कंपनियां होती हैं इनको जो प्रॉफिट होता है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत होती है वो सरकार को क्या भुगतान करती है, ठीक है। या अभी मतलब जो प्रॉफिट में आपको उनको शेयर देती है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो इससे भी सरकार का आय होता है। तो उसमें किसी प्रकार की देरी ना हुई हो, ठीक है, या जो ब्याज सरकार को देती है मतलब काम करने के लिए, सरकार और कंपनी भी एक हिसाब से क्या काम करते हैं, बैंक हम बैंक से पैसा लेते हैं, इसी हिसाब से वो काम करते हैं कि सरकार उन पर इन्वेस्ट कर रही है, उनको बाद में जो उसमें ब्याज देना है, प्रॉफिट हो रहा है तो वो देना है, ठीक है, ऐसी सारी चीजें होती हैं। इसका देखो ये ग्रिड इंडिया जो है आप देख रहे हो 2009 में स्थापित हुआ था। इसका काम क्या है, ये जो जिसे मिला ये भारतीय विद्युत प्रणाली के संचालन की देख रेख करना है। जी भैया ये पूरा मैनेजमेंट देखता है। इसे बिजली उत्पाद, देखियो विद्युत ग्रिड क्या होता है, विद्युत ग्रिड क्या होता है, ग्रिड वो चीज होती है जो बिजली उत्पादन से लेकर, ग्रिड क्या होता है, बिजली उत्पादन से लेकर के आपके घर तक बिजली पहुंचाना, यही जो है क्या होता है विद्युत ग्रिड कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। ग्रिड मतलब क्या, जहां उत्पादन हो रहा है जहां उपयोग हो रहा है उस पूरे बीच की पूरी चीजों को जो है विद्युत ग्रिड कहा जाता है। चले इंडिया टैक्स का आयोजन किया गया, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए इंडिया टैक्स का उत्पादन आयोजन किया गया, बताइए कहाँ किया गया, अमेरिका में, पेरिस में, जेनेवा में, भारत में, बताइए इसका सही जवाब का इंडिया टैक्स का आयोजन किया गया। अभी बहुत सारे लोग यही नहीं जानोगे इंडिया टैक्स है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं, आइए मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि इंडिया टैक्स है क्या और क्या आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर क्या भारत में जवाब दिया है वो सही कर ले, आइए जानते हैं क्या है। दरअसल इंडिया टैक्स जो है आप फुल फॉर्म देखिए, इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिस एंड इकोनॉमिक मॉडल्स इन द टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन इंडिया, ठीक है, पहले तो ये जान लो। ओके अब देखो ये है क्या, दरअसल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 4 वर्षीय परियोजना जो 2023 से 27 के बीच के लिए है, इसका उद्देश्य जो भारतीय वस्त्र क्षेत्र की चक्र यानी कि सर्कुलर मॉडल को अपनाना। सर्कुलर मॉडल क्या होता है कि कोई भी चीज बनाने से लेके उपयोग करने तक तो हो गया, लेकिन इसे उपयोग करने के बाद पुनः जो है हम उसे पुनः उपयोग योग्य बना सके, ठीक है। ऐसा होता है कि हम टी शर्ट है पहन लिए फेंक दिए, लेकिन इसे फिर हम किस तरह से इसमें जो है परिवर्तन करके इसे दूसरे तरीके से हम जो है इसी कपड़े को यूज कर सके, उस बार वो टी शर्ट ना बने कुछ अलग बने लेकिन यूज में आ सके, उस सर्कुलर में आ सके, तो इस जो है बनाने में मदद करना है। इसे वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से
डेनमार्क के विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ सकता है कौन सा देश इसमें सहयोग दे रहा है, तो डेनमार्क। भारत टेक्स 2024, ध्यान से देखना, यहां से ये अब एक नया पॉइंट आ रहा है। इसमें भारत में अब तक आयोजित वस्त्र उद्योग के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। तो यानी कि भारत टेक्स 2024 वस्त्रों के संबंध में अब तक जो सबसे बड़ा आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इंडिया टैक्स को जो आप पढ़े हैं, भारत टैक्स 2024 में शुरू किया गया, यानी कि जो इंडिया में हो रहा था इसी के अंतर्गत भारत इंडिया टैक्स को जो है इसमें शुरू किया गया था। मतलब भारत टैक्स आपका इंडिया में हो रहा था, लेकिन इसी में इंडिया टैक्स आपका चालू किया। तो भारत टैक्स और इंडिया टैक्स दोनों अलग चीजें हैं, पहले क्लियर कर लीजिएगा। इसलिए जब तुम यहाँ इंडिया टैक्स के बारे में ये पढ़ लेना तो भारत टैक्स के बारे में ये पढ़ लेना, ठीक है, समझ गए। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, नाम वही है, मतलब नाम अलग है लेकिन लगभग काम वही है। लेकिन हाँ, दोनों में देशों का सहभागिता, दोनों के किसके अधीन काम करता है, इस चीज का अंतर है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए मैं साइड हट जाता हूँ कि तुम इस साइड की स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है, कि कोई तुम्हें समझ लो। और बार बार कहो ना यार, इस वीक के अगले वीक तक आने तक 2 बार पढ़ लोगे ना तो चीजें, क्योंकि मैं जो स्लाइड्स में चीजें लाता हूँ या एक्सप्लेन करता हूँ इतनी सरल अर्थ में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप अगर कुछ ना करते हो, कुछ ना पढ़ते हो, मतलब करंट अफेयर्स के नाम पे जीरो जानते हो, बस ये पढ़ लो ना, तो समाचार पत्र जैसे एक बार पढ़ते हो इतना सरल अर्थ में समझ में आता, सेम वही चीज है, आ जाएगा। C4IR चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए भैया कहाँ किया गया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर हैदराबाद जवाब दिया, क्या हैदराबाद जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिए भैया, दरअसल विश्व आर्थिक मंच, यहाँ पर जानिएगा पहले, ये इंपॉर्टेंट संस्था होगी, वरना प्रश्न पूछ लेगा कि हैदराबाद में जो किया गया है तो किस संस्था संबंधित है, तो ये जानना चाहिए। विश्व आर्थिक मंच ये दुनिया का पहला ऐसा थीमेटिक सेंटर होगा जो स्वास्थ्य देखभाल, अब देखो किस किस क्षेत्रों से जुड़ा है, स्वास्थ्य देखभाल और क्या लाइफ साइंसेज, ठीक है, पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो C4IR जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है वो किन क्षेत्रों के लिए भैया किया जा रहा है, ये होगा। और विश्व का पहला और इसलिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्घाटन बायो एशिया 2024 के दौरान किया गया। तो इसका उदाहरण है बायो एशिया 2024, यानी कि ये भी एक नया टर्म आ गया, बायो एशिया 2024 भी हो रहा है। आइए देखते हैं, बायो एशिया 2024 बायो एशिया का 21वां संस्करण है, यानी कि ये 21वीं बार जो है हो रहा है। बायो एशिया क्या है, तो भारत सरकार तथा फेडरेशन ऑफ एशिया बायोटेक संगठन के साथ साझेदारी में तेलंगाना सरकार द्वारा क्या नाम है, आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन है। अब देखो भैया, बायो एशिया भी तुम्हें यहां से पता लग गया। देखो यहां से कितनी चीजें निकल के आई जिसमें मुझे उम्मीद है कि शायद ही इसका तुम लोग 20% भी इस जानकारी के बारे में जानते होगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ नहीं जानते होगे। तो इसलिए भैया जान लो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत डायरेक्ट बेस खार के इंडिया के। और सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है ना, क्योंकि ऐसी चीजें तो एग्जामिनर खोजता है, पेपर बनाने वाला खोजता है कि यार इस साल कुछ ऐसा यूनिक क्या हुआ, कुछ ऐसा अलग क्या हुआ, कुछ ऐसा अद्भुत क्या हुआ, उसको एक ज्यादा तरजीह देते हैं। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सब रूम लैंड पोर्ट, भैया नाम पढ़ लेना, सब रूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है, बताइए, यह किस राज्य में स्थित है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, त्रिपुरा। जी भैया, त्रिपुरा में ये स्थित है। कहाँ पर, त्रिपुरा में स्थित है। आइए जानते हैं क्या है। दरअसल जो आपका सब रूम लैंड पोर्ट है, जो आपके फेनी नदी, आपको पता है फेनी नदी है, ठीक है, आज के 2 साल पहले भी न्यूज में था, उसी में जो मैत्री पुल बना था, आपको पता है ना, उस समय तब मोदी जी ने और वहाँ की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मिलकर उद्घाटन किया था। इससे बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि इसीलिए दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों और कार्गो की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा। तो यानी वह सब रूम लैंड पोर्ट के खुलने से एक चीज हो गया कि चटगांव तक जुड़ जाएगा, दोनों को आने जाने में आसानी होगी। लैंड पोर्ट क्या होते हैं, पहले ये जानो, लैंड पोर्ट क्या होते हैं, बताया ना, अब तुम लोग सुने कि वो है क्या। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग को राज्य राजमार्गों आदि के हिस्सों सहित अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित क्षेत्र, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्र है, उन्हें आपके राज्य राजमार्गों की सहायता
सहायता से या राष्ट्रीय राजमार्गों की सहायता से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक हिसाब से पोर्ट बन जाते हैं जो आपके देश के जो है कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, इन्हें लैंड कस्टम स्टेशन, जो आपके लैंड पोर्ट होते हैं, लैंड कस्टम स्टेशन या इमिग्रेशन चेक पोस्ट के रूप में अधिसूचित किया जाता है। क्योंकि भैया इमिग्रेशन चेक पोस्ट क्या होता है, जब कोई बाहरी देश का व्यक्ति हमारे देश में आ रहा होता है तो वहां पर चेकिंग लगती है, वही इमिग्रेशन। तो सेम वही चीज है भैया, जब तुम कनेक्टिविटी दे दियो तो दूसरे देश के लोग आएंगे तो यानी कि हमें चेक करना पड़ेगा, तो ये क्या उसी के रूप में यहाँ पर काम करता है। भारत में सब रूम लैंड पोर्ट को छोड़कर 11 लैंड पोर्ट चालू अवस्था में है, यानी कि इसको लेकर के 12 हो गए टोटल। अब कितने हो गए भैया, 12 हो गए, और इससे पहले 11 इंडिया में कार्यरत थे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री ने सुदर्शन सेतु, जिसे सिग्नेचर ब्रिज कहते हैं, का उद्घाटन किया, यह किस राज्य में स्थित है। देखो भैया बहुत चुनिंदा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं भैया आपके, चेक कर लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन पेपर उठाइए, 5 साल का पेपर उठाइए, देखिए क्या आता है। 5 साल का पेपर उठाइए, फिर खुद बताइए मुझे कि कैसे प्रश्न आते हैं। हो सकता है मैं गलत कर रहा हूं, तो आप खुद देख लीजिए ना, तब तो मजा आएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये जरूरी नहीं है, तो एक बार खुद से देख लो ना कितना जरूरी क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, गुजरात। जी भैया गुजरात, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। आइए जानते हैं और डिटेल में। कच्छ की खाड़ी में, देखो भैया कच्छ की खाड़ी में ये जो है आपका यह भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से। इसके फुटपाथ के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिससे 1 मेगावाट बिजली पैदा होती है। यह 4 लेन वाला पुल है गुजरात में, जो ओखा मुख्य भूमि और बेयट द्वारका द्वीप को जो है जोड़ता है। तो कितने लेन वाला भैया, 4 लेन वाला सिग्नेचर, ठीक है। इस फुटपाथ पर जो है क्या है, श्रीमद् भागवत के श्लोक दोनों तरफ, किस भैया, दोनों तरफ हैं, जहां पर श्री भागवत भगवान की छवियां भी देखने को मिलती है। तो एक एक पॉइंट जो इसके लिए जरूरी था तुम्हें यहां पर बता दी गई, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपके कंस्ट्रक्शन से इतना इंपॉर्टेंट है कि विश्व के आपके दुनिया के मामले का सबसे लंबा है, पूछ सकता है, तो पूछ सकता है तो हम तैयार रहें, अगर वो सकता है तो हम तैयार हैं, ठीक है, ये बात होती है। क्लियर, समझ गए। चलो अब भैया ये न्यूज में भी था तो आपको पता होना चाहिए। सेला टनल किस राज्य में विश्व संगठन यानी कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है बनाया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, बताइए क्या होगा। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या असम, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, अरुणाचल प्रदेश। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या अरुणाचल प्रदेश जवाब दिया है वो सही कलर, ठीक है। तो सेला टनल जान लेना। आइए जानते हैं, ये जो है जो उसके पश्चिम कमिंग जिले, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम किले जिले में तवांग को तेजपुर असम से, ठीक है, तवांग को तेजपुर से जोड़ता है। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लाइन वाली टनल, देखो यहाँ पर भी कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टनल जो लगभग 1.5 किलोमीटर है, ये 13,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इससे अब हर मौसम में कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि 24x7x365 आप जो है इससे जुड़ सकेंगे, ठीक है। देखो इससे इस इन सब चीज़ों से पूर्वोत्तर का विकास भी बहुत अच्छा, क्योंकि पूर्वोत्तर के काफ़ी सारे इलाके क्या नाम है, एक्सट्रीमिज्म के चलते और मौसम चलते और ज्योग्राफी के चलते कनेक्ट नहीं हो पाते, तो इससे वहाँ पे विकास भी नहीं होता। इसीलिए वहाँ पर देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नशा और उग्रवाद ये सब बहुत पनपता है, क्योंकि यार आदमी खाली कुछ तो करेगा, आदमी खाली कुछ करेगा। इसीलिए कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। क्यों, क्योंकि भाई आप खाली बैठे हो तो पॉजिटिव आपके सामने होंगी नहीं, नेगेटिव ज्यादा आएगा। इसलिए आपको पॉजिटिव चीजों में दिमाग लगाओ तो अच्छा होगा, नेगेटिव में लगाओगे तो नेगेटिव तो होना ही है। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सत्य कथन क्या है, बताइए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, बताइए। ये हालिया रिपोर्ट आई है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, बताइए इसका क्या होगा। ऐसे ही प्रश्न भैया आते हैं, क्या ही किया जाए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, 1 तथा 2, जितने लोगों ने क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले। जी भैया आइए जानते हैं। इसे जो है सिप्री एक संस्था है, ठीक है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट लाई जाती है। दरअसल देखो क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आपका यूएसए है।
सेकंड नंबर पर आपका पहले रूस हुआ करता था, जिसे हटा करके फ्रांस अब उसकी जगह पर ले लिया है, ठीक है। पूरी जितनी आपकी सप्लाई होती है उसकी अकेले 42% केवल जो है अमेरिका करता है विश्व को, ठीक है। अब देखो कितनी बड़ी बात है। 2014-18 से 2019-23 यानी करीब यहाँ पर 9 सालों की बात हो रही है। भारत ने हथियारों को आयात में 4.5% की वृद्धि हुई है। मतलब भारत सरकार जब कह रहा है कि हम अपने यहाँ जो है उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, हम अपने यहाँ सेल्फ क्या कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंस हो रहे हैं, ठीक है, आप बातें करिए दिखाइए, लेकिन यहाँ रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि 4.5% की वृद्धि भैया हुई है। मतलब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन डाटा कुछ और कर रहा है, अंतिम में डाटा ही सच होता है। कहते हैं प्रैक्टिकल चीजें डाटा है, बातें क्या है, बातों का क्या। 2019-23 की अवधि के दौरान यूक्रेन, जी भैया इन 4 सालों में यूक्रेन सबसे बड़ा यूरोपीय हथियार आयातक देश बना है, ठीक है। तो यूक्रेन के बारे में भी यहाँ पर रिपोर्ट आई है कि सबसे बड़ा वह देश जो यूरोप देशों से हथियार आयात कर रहा था, तो उसमें यूक्रेन का नाम आया है। तो सबसे बड़ी चीज इसको फ्री में भी बहुत कुछ दिया गया था ना, इसी वजह से पैसा भी दिया फ्री भी दिया। चलिए अगला प्रश्न है, गोला बारूद और मिसाइल के विनिर्माण के लिए, गोला बारूद और मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के लिए निजी क्षेत्र के पहले, देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, फिर से पहला आ गया, निजी क्षेत्र के प्राइवेट सेक्टर के पहले प्रतिष्ठान कहाँ खोला गया? मेरठ, गुवाहाटी, चेन्नई या कानपुर? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने स्लाइड पहले ही देख ली थी। तो कानपुर इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं दरअसल हुआ क्या है भैया। भारत सरकार ने 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों को जो है स्थापित करने की बात कही। एक आपका उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो वहीं दूसरा आपका तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, जी भैया भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है। यानी कि अगर सैन्य मामलों में खर्चा के मामले में देखा तो इंडिया जो है थर्ड नंबर पर आता है। भारत ने 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद होगी। मतलब ये दो दो गलियारे बनेंगे और इस तरह की जब आपकी कंपनीज लगेंगी, खास करके प्राइवेट सेक्टर भी जब इसमें आएगा, तो जो इस सरकार ने सोचा कि 2024 में हम 35,000 करोड़ रुपया निर्यात करेंगे दूसरे देशों को, तो फाइनली वो इस लक्ष्य को पाने में सफल होगा। क्योंकि देखो केवल गवर्नमेंट सेक्टर से ही आप चीजों को नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी जरूरी है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। लेकिन हाँ उसके लिए सही रेगुलेशन भी जरूरी है गवर्नमेंट द्वारा, और सबको समान अपॉर्चुनिटी भी दी जाए गवर्नमेंट द्वारा, किसी को जो है गलत तरीके से फायदा ना पहुंचाया जाए, ये भी है, ठीक है। चलो मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं तो। आईएनएस जटायु को, ठीक है, कहां पर नौसैनिक अड्डे के रूप में शामिल किया गया? नौसैनिक अड्डे के रूप में, ठीक है। आईएनएस जटायु को कहां पर नौसैनिक अड्डे के रूप में शामिल किया गया? निकोबार द्वीप पे, अंडमान द्वीप पर, मिनिकॉय द्वीप पर, या इनमें से कोई नहीं, कहीं और ही किया गया? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मिनी कॉय, जी भैया मिनी कॉय यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया। मिनी कॉय दरअसल आपका लक्षद्वीप जानते हो, लक्षद्वीप जो आपका आइलैंड है वहीं पर मिनी कॉय जो द्वीप है वो उसका सबसे दक्षिणी भाग है, ठीक है। ये देखो लक्षद्वीप में ये भारत का दूसरा, दरअसल इससे पहले एक आईएनएस द्वीप रक्षक, क्या नाम है, द्वीप रक्षक, ठीक है, आईएनएस द्वीप रक्षक करके था। दरअसल आपको पता है वो बहुत बड़ा जो है आपका एरिया है नहीं लक्षद्वीप, ठीक है, कि वहां पर हम ऐसे स्थलीय कर सके। तो ये आईएनएस जो ये द्वीप रक्षक और आईएनएस जटाई हो गई एक हिसाब से क्या सैन्य अड्डे काम के, क्योंकि जो ये आईएनएस होते हैं इन पर आप क्या कर सकते हैं, इतने ज्यादा लोग होते हैं उस पर, वायुयान होते हैं कि मतलब एक छोटे हवाई अड्डे के रूप में काम कर सकते हैं, कि वहां गश्ती करना हुआ, वहां पायरेसी को रोकना हुआ, वहां समुद्री जो आपकी सुरक्षा करनी हुई, तो आप इनकी सहायता कर सकते हैं। आप जैसे शिप पे बैठ के क्या करते हो, पूरा जिंदगी घर की तरह जी सकते हो ना, सेम ऐसे जान लो कि उसी तरह से अब उसे बदल करके एक अड्डे के रूप में निर्मित कर दिया गया, ठीक है, समझ के। आईएनएस जटाई के रूप में किया गया है। एक पहले से जो आईएनएस द्वीप रक्षक है जो क्या नाम है आपके इसी लक्षद्वीप आइलैंड पर से, तो दो है, अब दो हो गए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जूस जैकिंग शब्द किस शब्द से संबंधित है? जूस जैकिंग शब्द किस शब्द से संबंधित है? जवाब दीजिए भैया। चलिए भैया बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, साइबर हमले से, जितनों ने क्या साइबर हमले से जवाब दिया वो सही गलत, ठीक है। ये साइबर हमले संबंधित है। दरअसल आइए थोड़ा सा जानते हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये न्यूज में। आप देखो ये सारे प्रश्न अगर नहीं पता जानो, एक प्रकार का साइबर हमला, इसमें हैकर्स क्या करते हैं ना, आपके मोबाइल को जो है डाटा चुराने के लिए, आपके मोबाइल के डाटा चुराने के लिए क्या करते हैं, पब्लिक यूएसबी चार्जिंग स्टेशन, मतलब ऐसे चार्जिंग स्टेशन जहां पर जैसे आपको यूएसबी पोर्ट देते हैं, कि आप जैसे मेट्रो तुम गए हो कहीं का, तो यूएसबी पोर्ट होता है ना, कि आप उसमें यूएसबी पोर्ट लगा दो, आपका क्या होता है, आपका मोबाइल चार्ज होने लगेगा। लेकिन वो क्या करते हैं, वहीं उसके जरिए आपका मालवेयर लोड कर देते हैं आपके मोबाइल में, और इससे क्या होता है, आपका मोबाइल क्या होगा, फटाफट उसमें सारे डाटा चलने लगेंगे, क्या ट्रांजेक्शन है, क्या तुम्हारी गैलरी में फोटोज हैं, क्या सारी चीजें हैं, क्या तुम्हारे होता नहीं कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स होते चले जाते हैं, तो काफी सारी चीजें जो है इससे कर ले, तो बाद में तुम्हें ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। किसी डिवाइस को लॉक कर सकते हैं, मतलब आपकी मोबाइल है और लॉक कर देंगे, फिर आपको कहेंगे कि अगर आपको अनलॉक कराना है तो पैसे दो, इस तरह की चीजें। ये साइबर अपराधियों को व्यक्तिगत डेटा एवं पासवर्ड तक पहुंच प्रदान, मतलब आपके मोबाइल का पासवर्ड तक वो जो है हैक कर लेते हैं, और डेटा तो ले ही लेते हैं। इस प्रकार की शिकायतें देखो होती कहाँ है, जो मुख्य हवाई अड्डों में, होटल में, शॉपिंग में, ऐसी जगह जहां पर क्या होता है, पब्लिक कम्युनिटी होती है, जहां पर लोग आते जाते हैं, क्योंकि आदमी तो ध्यान देगा नहीं, अब पब्लिक में गया, कहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था, तो आपने आपको जरूरत होती है ना, आप कब यूज करते हो कि यार खाली बैठे हैं, चार्ज लगा लेते हैं, काम कर लेते हैं, वरना फिर रास्ते में कहीं डिस्चार्ज ना हो जाए। आप तो पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे हो, लेकिन इस तरह की चीजें होती हैं भैया, तो ध्यान से, ठीक है, क्या ध्यान से चार्जिंग वार्जिंग लगाना हो तो ध्यान से भैया कोशिश करो, खुद का एक पावर बैंक रख लो, वरना ऐसे जो है या तो तुम्हारे पास कुछ हो ना, कि कोई क्या ही ले जाएगा मेरा, तब चाहे जहां करो। अगर तुम्हें इतना ज्यादा सिक्योरिटी की टेंशन है तो थोड़ा संभल कर चलो, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया 300वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, बताइए क्या होगा। मैं क्लास को बहुत लंबा खींचता नहीं हूं, बताया ना 40-45 मिनट के आसपास ही आपकी क्लास हमेशा खत्म कराने की कोशिश करता हूं। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको प्रश्न कराया है ना, बताया ना, बहुत एक एक प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कहता तो हूँ 40-45 मिनट भैया आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते में एक दिन लाता हूँ, ऐसे डिटेल में लाता रहूंगा, आपका धीरे धीरे सारी चीजें खत्म कर दूंगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हफ्ते में 2-3 दिन भी पढ़ा दूंगा। देखो खत्म मुझे कराना है आपके पेपर से पहले, और लेटेस्ट तक एकदम खत्म कराना है। जैसे एक चीज जान के चलिए, बहुत एक छोटी सी बात, अगर आपका पेपर सितंबर में फॉर एग्जाम्पल, तो आपको जो है जुलाई तक का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बस जुलाई तक अगर आपका तैयार है तो यार यू आर रेडी, यू आर रेडी। अगस्त का ना भी पढ़ो तो चल जाएगा, ठीक है, ना भी पढ़ो तो चल जाएगा, क्योंकि यार सितंबर में पेपर है, तो पेपर तुरंत थोड़ी ना बनता है कि कल पेपर है तो आज मैं छापूंगा। पेपर मॉडल सेट हो जाता है, अब तमाम तरह की छपाई को लेके चाहे जो रूल आ जाए, लेकिन पेपर भैया सेट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर एक दिन में बैठ के पेपर नहीं बनाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चंस का लेवल देखता है, सब चीज देखता है, सही गलत है क्या देखता है, इतने उसके बाद बोर्ड से उसे कई लेवल पे उसे अप्रूवल होता है, तब जाकर के आपका पेपर फॉर्मेट तैयार होता है, तब जाकर के वो फिर छपने जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर एक महीना आपका सितंबर पेपर है, तो अगर आप जुलाई तक का तैयार है तो यू आर रेडी, ठीक है। और अगस्त का हो सके 10-15 दिन देख लो, अगर ना भी देखो तो इट्स इनफ, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कितना तुम्हें पढ़ना है, बाकी आपका जब एग्जाम हो इसी बेसिस पे सब एग्जाम पढ़ के जाएगा। तो भैया जितने लोगों ने सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब यहाँ पर क्या है भैया, आपका डी, ठीक है, डी है। दरअसल ये जो है आपके यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड्स के बीच में और भारतीय तटरक्षक कोस्ट गार्ड के साथ ये होता है। देखिए ये चार तो आपको पता लग गया ना, इसके साथ साथ कुछ और भी जानो जो इस समय न्यूज में था, ये जरूर बता दो, क्योंकि ये आप मेरे देखोगे हर दूसरे तीसरे करंट अफेयर्स क्लास में मिलता है, जो भी लेटेस्ट मेरे सामने आता है उसको मैं बता देता हूँ, इसलिए एक एक इंपॉर्टेंट ध्यान से देखा करो। अन्य महत्वपूर्ण क्या, एक भारत शक्ति हुआ, जो राजस्थान के पोखरण में जो है तीनों सेनाओं द्वारा आयोजित था, जिसमें क्या था, स्थल से, वायु से, समुद्र से, साइबर से और अंतरिक्ष से जो भी खतरा है उसे हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे, तो तीनों सेनाओं ने मिल करके वहां पर अभ्यास किया। एक है आईएमटी ट्राइलेट, आईएमटी ट्राइलेट में क्या है, भारत है, मोजाम्बिक है, तंजानिया, इसी को आईएमटी कह दो, ट्राइलेट माने ट्राइलेटरल होगी, इनकी समुद्री क्या, समुद्री सैन्य अभ्यास थी, ठीक है। अब पहला 2022 में आयोजित हुआ था आईएमटी, आपकी बार ये हो रहा है, ठीक है। तो चलो भैया इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं एक एक पॉइंट जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, एक एक यहाँ पर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, यहाँ पर लगभग 300 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, उम्मीद है 500 प्रश्नों तक आपका जो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर तक पेपर होने वाला है, हो सकता है किसी में 400-450 पे ही आपका
मंथ खत्म हो जाए, किसी में 500 पूरे हो जाए, लेकिन 500 प्रश्नों को जहाँ पर लक्ष्य है, उस लक्ष्यों से आप पूरी तैयारी कर लेंगे। ये आप निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए। मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आपको लगता है कि पिछला करंट अफेयर्स मैंने नहीं पढ़ा है तो आप जा करके वहाँ पढ़ लीजिए। और इसके साथ ही साथ कुछ बहुत ही वन लाइनर टाइप के जो आपको अंतिम में मैं दूंगा, जो लगते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको मिलेगा। बाकी करंट अफेयर्स को यहाँ पूरा कवर किया जा रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। आपको वीक में इसीलिए एक दिन क्लास दी जाती है कि आप पढ़िए, लेकिन हाँ, बिना करंट अफेयर्स के तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि भैया एक चीज जाते जाते, चाहे जो राज हो, कम से कम 15 प्रश्न का एवरेज ले करके चलो। कभी कभी तो 20 प्रश्न तक आ जाते हैं, ठीक है। 20 प्रश्न तक आ जाते हैं, तो कहीं पर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है किसी एग्जाम में, तो कहीं पर एक प्रश्न 1.25 1.35 का होता है। तो इस प्रकार से 20 20 नंबर तक 15 प्रश्न ही पहुंच जाते हैं। तो इसलिए भैया समझिए बातों को, अपने आप को तैयार करिए। और हाँ, घर वालों की खुशियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए, और अपने किसी चाहने वालों की खुशियों के लिए ध्यान से पढ़िए। और जाते जाते, अगर सब्सक्राइब नहीं किया भैया सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इतनी बढ़िया क्लास उन्हें भी बताइए। क्योंकि इससे साथ में जब दोस्तों के साथ बैठ करके पढ़ते हैं और उनसे क्विज भी खेलिए, आप अंतिम में क्विज जरूर खेला करिए कि ये बताओ इस क्लास में तुमने पढ़ा था, इसका सही जवाब क्या होगा। ये आपको बहुत क्या मोटिवेशन देगा और आपकी पढ़ाई में सुधार भी करेगा। मार्क माई वर्ड, चेक कर लेना। इसके साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे कल सुबह 10 बजे प्रैक्टिस क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, हर संडे को जरूर आना, और शाम 4 बजे बीपीएससी स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही है।